नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टॉप 20 क्लास में। और आज मैं ग्रामीण समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूं, जो आपके आने वाली यूपी लेखपाल की परीक्षा है उसमें 25 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, सीधा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि स्वास्थ्य बीमा के रूप में उपलब्ध कराई जाती है? नंबर 1 2.5 लाख, नंबर 2 3 लाख, नंबर 3 5 लाख और नंबर 4 7.5 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 5 लाख। 5 लाख की धनराशि स्वास्थ्य बीमा के रूप में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है। आपने सुना भी होगा आयुष्मान कार्ड जो बनाए जा रहे हैं वो यही योजना है। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ये कब लॉन्च हुई? तो 23 सितंबर 2018 को। तो ये सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? कहाँ? रांची, झारखंड में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? नेगेटिव पूछ रहा है। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति आनुवंशिकता से हस्तांतरित होती है, और हमारा आखिर है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। हमें इसमें नेगेटिव पूछना है, मतलब ऐसा एक स्टेटमेंट जो गलत है। क्या संस्कृति मानव निर्मित है? बिल्कुल निर्मित है, मानव द्वारा ही ये व्यवहार में आई, इसलिए संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, बिल्कुल सीखा हुआ व्यवहार है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का जो आदान प्रदान होता है वो उसी को हम सीखा हुआ व्यवहार कह सकते हैं। संस्कृति आनुवंशिकता से हस्तांतरित होती नहीं, ये नहीं है। आनुवंशिकता से सिर्फ कदकाठी, रंग रूप वगैरह हस्तांतरित होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, पर संस्कृति का ऐसा कोई संबंध नहीं है आनुवंशिकता से। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि क्या है? शोध के संदर्भ में केवल गुणों को महत्व देती है, अध्ययनांतरित इकाइयों का वर्णन मात्र करती है, सामाजिक शोध के विषयों के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करती है, उपरोक्त में सभी। तो सामाजिक शोध के बारे में बात कर रहा है। जैसे कोई संस्था अगर समाज के अंदर आती है, किसी भी समस्या के लिए शोध करती है, तो वो किस किस चीज़ों को नोट करती है? शोध के संदर्भ में केवल गुणों को, बिल्कुल गुणों को भी वो महत्व देती है। वहाँ चलने वाली कई सारी इकाइयों का वर्णन भी करती है। सामाजिक शोध के विषयों में संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करती है, बिल्कुल तुलना करती है कि आज का समय कैसा है और आज से 10 साल पहले ये संस्कृति, आज से 10 साल पहले ये समाज किस रूप में रहता था। इन सभी चीज़ों की वो तुलना विवेचना करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शहर को परिभाषित करने का सर्व प्रमुख मानक क्या है? यानी कि शहर की परिभाषा क्या है? शहर की परिभाषा क्या है? आबादी का घनत्व। क्या आबादी के घनत्व को हम शहर मानते हैं? गैर कृषि कार्यकलापों में संलग्न लोगों को ऊंचा प्रतिशत, मतलब जहां पर कृषि खेती नहीं होती है, मतलब जहाँ के लोग कृषि खेती वगैरह नहीं करती हैं, क्या वो शहरी होती हैं? ऊंची साक्षरता, मतलब जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्या वो शहरवासी कहलाते हैं? मलिन बस्ती को ध्यान रहा, मतलब झुग्गी बस्ती जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, क्या उनको हम शहर कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, गैर कृषि कार्यकलापों में संलग्न लोगों का ऊंचा प्रतिशत। क्योंकि ये अधिकतर, ये जो गुण है ये गाँव में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2022, 2024, 2028, 2030। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि जिस वर्ष भी सरकार की कोई प्रतिज्ञा शुरू होती हो या खत्म होती हो, तो उस साल के क्वेश्चन एग्जाम में बनना बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। फिलहाल इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 2022। 2022 तक भारतीय सरकार, केंद्र सरकार ने भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो कि नहीं हासिल हो पाया है। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है ये कब शुरू हुआ। ये 2017 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ग्रामीण संपत्ति का आधार होता है? उत्तराधिकार, विवाह, महाजनों के पास की संपत्ति, उपरोक्त सभी। तो उत्तराधिकार का भी अधिकार एक संपत्ति का आधार होता है, विवाह भी एक संपत्ति का आधार होता है, और महाजनों के पास की संपत्ति का आधार भी एक ग्रामीण संपत्ति का आधार होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण कौन प्रदान करता है? पुरोहित, ग्रामीण महाजन, सेवक, कारीगर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रामीण महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, छात्रों को रोजगार देना, सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देना, स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो एग्रीकल्चर उड़ान का अर्थ है किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, यानी वो खेती भी करें और इस ऐप के माध्यम से, ये ऐप है एक, अपनी फसल को बेच भी सकें। जो किसान और मंडी के बीच में जो बिचौलिए काम करते हैं, इनके प्रभाव को खत्म करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था कि उनको खुद ही बिजनेस के स्किल सिखाए जाएं कि किस टाइप से हमें अच्छी रकम मिल सकती है, किस फसल के अच्छे दाम कहाँ मिल रहे हैं, हम इसको वहाँ तक कैसे ले जाएंगे। ये सारी बातें एग्री उड़ान योजना के अंतर्गत सिखाई जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त की घोषणा कब की गई? 2 अक्टूबर 2019, 25 दिसंबर 2018, 25 नवंबर 2019, 5 मार्च 2020। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2019। देखिए, साफ सफाई स्वच्छता से संबंधित जो भी प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं वो अधिकतर गांधी जी से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, श्रम विस्थापन, पूंजीवादी कृषि का बढ़ावा और कुछ फसलों तक सीमित होना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। ये समस्या उत्पन्न नहीं हुई है हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति का अर्थ है कि जब हमारे देश में हमारी जरूरत से ज़्यादा फसल उत्पन्न होने लगी, उपज होने लगी, जिसको हम बाहर देश में बेचने भी लगे। श्रम का विस्थापन हुआ है। जो कार्य कुछ मनुष्य कर लिया करते थे, अब वो मनुष्य के बस की बात नहीं है, अब वो मशीनों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। तो श्रम का विस्थापन हुआ है। पूंजीवाद कृषि को बढ़ावा, बिल्कुल पैसे वालों ने, जिनके पास अधिक पैसा है, उन्होंने एक तरह से अपना साम्राज्य, मोनोपोली बना ली है, जिसको हम पूंजीवाद कृषि कह सकते हैं। कुछ फसलों तक सीमित होना, हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सीमित फसलें हैं, कुछ चुनिंदा फसलें ही करने का बीड़ा उठा रखा है। जैसे कि अपने पंजाब ले सकते हैं, वहाँ गेहूं सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में गेहूं उत्पन्न होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी दूध देने वाली गायों की प्रमुख नस्ल है? दूध देने वाली गाय सिंधी है, सेवनी है, काकरेंज है और मेहसाना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, मेहसाना। निम्न में किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? लोकतंत्र की पाठशाला मतलब जहां पर लोकतंत्र सिखाया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। क्यों? स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं जो हैं वो गांव के लेवल पे पाई जाती हैं। और गांव का अर्थ होता है गांव में हर तरह, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति रहता है। कोई भी फसाद वगैरह होता है तो वो मिलजुल कर उसको सुलझा लेते हैं। कोई समस्या होती है तो उसको मिलजुल कर वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके कारण आपस में भाईचारा बढ़ता है, मिलजुल कर रहने की समझ विकसित होती है। तो ये सब गांव में होता है, गांव में होता है, इसीलिए लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। इसका एक कारण और भी है कि भारत की 70% जनता गांव में रहती है। तो जनसंख्या अधिक गांव में रहती है, फसाद ज़्यादा गांव में होते हैं, हर धर्म के लोग गांव में ज़्यादा रहते हैं। इस कारण जो लोकतंत्र की पाठशाला है, लोकतंत्र का अर्थ है विविधता में एकता, यानी कि मिलजुल कर रहना, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हों। तो ऐसी परिस्थिति कहाँ पैदा होगी? गांव में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण वितरण, जनगणना तथा राशन वितरण, भू राजस्व प्रशासन का संचालन, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, भू राजस्व प्रशासन का संचालन तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक, कानून गो, पटवारी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पटवारी। राजस्थान में पटवारी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की
अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? जैसे ये जरीब होती है, किसी खेत को नाप रहे हैं पर खेत लंबा निकल गया, ये जरीब यहीं भी खत्म होगी, तो यहाँ पे एक निशान लगा दिया जाता है कि यहाँ तक जरीब हमारी आई थी, तो उस निशान को उस यंत्र के द्वारा लगाया जाए, तो इस यंत्र को क्या कहते हैं? रॉड, झड्डा, सुगा, जरीब। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सुगा। सुगा, सुगा को सूजा भी कहते हैं और सूजा को भाला कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सुगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है? राजस्व प्रशासन, भूदान, भूमि सुधार, डिजिटल कार्यक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, भूमि सुधार। भूमि सुधार से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है? मुरब्बा, लेचा, गुट्ठा, धुर। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, मुरब्बा। और मुरब्बा में, एक मुरब्बा में 25 एकड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विधिक अधिकार। जो हमारा 44वां संविधान संशोधन था, उससे पहले 1978 में, उससे पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर 44वां संविधान संशोधन के बाद ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये एक विधि अधिकार हो गया है और अब इसको अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बहराइच, बांदा, हमीरपुर, मैनपुरी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, हमीरपुर। हमीरपुर में सबसे ज्यादा चने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया? 63, 1964, 1965, 1966। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 1964 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है या अब स्थित है? सुल्तानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फैजाबाद। फैजाबाद यानी कि अयोध्या। अयोध्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी नगरीय है? 20.5, 22.3, 25.2, 28.7। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 22.3% आबादी जो है वो नगरीय आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से किया जाता है? मतलब मलमल की छपाई बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है वहां की, लखनऊ की, मथुरा की, सोनभद्र की, भदोही की। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, मथुरा। उत्तर प्रदेश में 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? 7, 8, 10, 15। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, 7। 7 नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है या 10 लाख है। तो आज का क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस सेट बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं जल्दी ही एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।